नमस्कार। आज हम झारखंड के एक ऐसे जिले की पड़ताल करने वाली हैं जो क्षेत्रफल में भले ही छोटा हो, लेकिन जिसकी कहानी, जिसका इतिहास बहुत बड़ा है। ये वो धरती है जिसे उलगुलान यानी महान विद्रोह की भूमि कहा जाता है। और ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि भी है। हम बात कर रहे हैं खूंटी जिले की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसके पौराणिक कथाओं से लेकर आज की समसामयिक घटनाओं तक हर पहलू से रूबरू कराते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस जिले ने अपनी आदिवासी पहचान, अपने संघर्षों और अपनी प्राकृतिक धरोहर को आज भी जिंदा रखा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, और सबसे पहले यही समझते हैं कि जिले का नाम खूंटी कैसे पड़ा। इसकी कहानियां भी बड़ी दिलचस्प हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प हैं। इसके नामकरण से ही इसकी कह सकते हैं एक दोहरी पहचान झलकती है। एक मान्यता तो हमें महाभारत काल में ले जाती है। महाभारत काल? जी, कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था और कुंती के नाम पर ही इस जगह का नाम खूंटी पड़ गया। ये इसे एक बड़े अखिल भारतीय आख्यान से जोड़ता है। अच्छा, और दूसरी कहानी जो शायद ज्यादा स्थानीय और जमीन से जुड़ी हुई है? वो कहानी मुंडा परंपरा से आती है। देखिए, मुंडा समुदाय में जमीन को साफ करके खेती लायक बनाने की एक पारंपरिक प्रणाली है। खुटकट्टी? एकदम सही, खुटकट्टी। ये सिर्फ खेती की एक विधि नहीं, बल्कि जमीन पर सामुदायिक अधिकार का प्रतीक है। तो माना जाता है कि इसी खुटकट्टी शब्द से बिगड़कर खूंटी नाम प्रचलित हुआ। यानी एक नाम पौराणिक भारत से जुड़ता है और दूसरा यहाँ की आदिवासी परंपरा की जड़ों से। बिल्कुल, और ये नाम इस जिले के मूल चरित्र को दर्शाता है। लेकिन यहाँ का इतिहास तो इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है ना? मैंने पढ़ा है कि असुर सभ्यता के भी कुछ निशान मिले हैं। हाँ, बिल्कुल। तजना नदी के किनारे सरीदखेल जैसी जगहों पर जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वो लौह युग की असुर सभ्यता के हैं। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र हजारों सालों से बसा हुआ है। तो जब हम खूंटी की बात करते हैं, हम एक बहुत ही प्राचीन भूमि की बात कर रहे हैं। जी, इस प्राचीन भूमि पर अंग्रेजों के आने के बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ। स्रोतों में 1831-32 के कोल विद्रोह का जिक्र आता है। ये क्या था? देखिए, कोल विद्रोह अंग्रेजी शासन और उनके द्वारा लाए गए जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा आदिवासी विद्रोह था। और खूंटी इसका एक प्रमुख केंद्र था। इसने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में अशांति की नींव रखी और ये दिखा दिया कि यहाँ के लोग अपनी जमीन और आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये संघर्ष यही नहीं रुका। इसके बाद सरदारी लड़ाई का भी जिक्र है, जो तो लगभग 40 साल तक चली। बिल्कुल, 1858 से 1895 तक चली सरदारी लड़ाई एक तरह से अहिंसक, कानूनी और याचिकाओं पर आधारित आंदोलन था। अच्छा, अहिंसक। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था मुंडा सरदारों के पारंपरिक खुटकट्टी अधिकारों को बहाल करना, जिन्हें अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था ने छीन लिया था। ये लोग लगातार सरकार को अपनी जमीनों के कागजात दिखाकर अपना हक मांग रहे थे। तो जब याचिकाओं और कानूनी लड़ाई से बात नहीं बनी, तब शायद एक बड़े विद्रोह की जमीन तैयार हुई। हाँ, और इसी पृष्ठभूमि में भगवान बिरसा मुंडा का उदय हुआ। एकदम सही। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने इन सभी संघर्षों को देखा और महसूस किया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, मिशनरियों के सांस्कृतिक हस्तक्षेप और जमींदारों के शोषण, इन तीनों के खिलाफ एक सशस्त्र और वैचारिक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे उलगुलान कहा गया। हाँ, उलगुलान। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये आदिवासी स्वाभिमान और स्वशासन की एक जबरदस्त घोषणा थी। और इस उलगुलान का एक बहुत बड़ा और स्थायी नतीजा भी निकला। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। हाँ, CNT एक्ट। जी, बिरसा मुंडा का आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेजी सरकार को ये महसूस हुआ कि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के बिना इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसी के चलते 1908 में CNT एक्ट लागू किया गया। बिल्कुल, जो आज भी झारखंड में आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकता है। ये बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। लेकिन इस विरासत को पाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मैं डोंबरी बुरू की घटना का जिक्र कर रही हूँ। इसे छोटा नागपुर का जलियांवाला बाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी भयावहता वैसी ही थी। 9 जनवरी 1899 को डोंबरी बुरू पहाड़ी पर बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ एक सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण सभा? हाँ, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने संघर्ष की आगे की रणनीति बना रहे थे।
तभी अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही भयानक था। सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। जी, आज भी वहां के लोग उस दिन को शहादत दिवस के रूप में याद करते हैं। डोम्बारी बुरू सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये आदिवासी संघर्ष और बलिदान का एक पवित्र प्रतीक है। इस तरह के संघर्षों को समझने के लिए यहाँ की जमीन को, इसके भूगोल को समझना भी जरूरी है। हाँ, ये पहाड़ियां और जंगल सिर्फ नज़ारे नहीं थे, ये तो विद्रोहियों के लिए एक तरह से ढाल का काम करते थे। बिल्कुल। खूंटी का भूगोल इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये लगभग 2535 वर्ग किलोमीटर में फैला एक पठारी क्षेत्र है, जो समुद्र तल से करीब 611 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक लैंडलॉक्ड जिला है। हाँ, यानी इसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। ये पूरी तरह से झारखंड के दूसरे जिलों से घिरा है। किन किन जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं? इसके उत्तर में राजधानी रांची है, जिससे ये 2007 में अलग हुआ। दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्व में सरायकेला खरसावां और पश्चिम में गुमला और सिमडेगा जिले। ये भौगोलिक स्थिति से छोटा नागपुर के केंद्र में रखती है। अब बात करते हैं यहाँ की जीवन रेखा यानी नदियों की। आपने तजना नदी का जिक्र किया था, जिसके किनारे असुर सभ्यता के अवशेष मिले। हाँ, तजना नदी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इतिहास ही नहीं, ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। इसी नदी पर प्रसिद्ध रानी जलप्रपात है। अच्छा, बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह। और पंचघाघ जलप्रपात, उसका नाम सुनते ही 5 धाराओं की तस्वीर दिमाग में आती है। और वो तस्वीर बिल्कुल सही है। बनाई नदी जब चट्टानों को काटते हुए बहती है तो वो 5 अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे इस खूबसूरत पंचघाघ जलप्रपात का निर्माण होता है। ये तो खूंटी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होगा। जी हाँ, बिल्कुल। लगता है खूंटी जलप्रपातों का खजाना है। स्रोतों में पेरवा घाघ, फेरुआ घाघ और रिमिक्स फॉल जैसे कई और नाम भी हैं। हाँ, बिल्कुल। छाता नदी पर पेरवा घाघ है, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब है कबूतरों का घर। कबूतरों का घर? हाँ, कहा जाता है कि वहां कबूतरों का बसेरा हुआ करता था। इसी तरह कांची और कारो नदियां भी खूबसूरत झरने बनाती हैं। ये जलप्रपात सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि ये इस क्षेत्र के समृद्ध अपवाह तंत्र का भी प्रतीक है। यहाँ की जलवायु और वनस्पतियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। गर्मियों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो सर्दियों में 6 डिग्री तक गिर जाता है। और बारिश? यहाँ 1100 से 1300 मिलीमीटर तक अच्छी बारिश होती है। इसी बारिश की वजह से यहाँ घने जंगल हैं। जिले का लगभग 40% हिस्सा वनों से ढका है। और इन जंगलों में साल, महुआ और पलाश जैसे पेड़ बहुतायत में मिलते होंगे। बिल्कुल, ये आदिवासी जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साल का पेड़ तो पवित्र माना जाता है, और महुआ के फूल और फल स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अभिन्न अंग है। चलिए अब यहाँ के लोगों और सामाजिक ताने-बाने पर आते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताते हैं। हाँ, खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 5,32,000 है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है यहाँ की सामाजिक संरचना। मैं देख रही हूँ कि यहाँ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 73.25% है। ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा। इसका मतलब तो ये हुआ कि खूंटी की पहचान, इसकी राजनीति, इसका समाज, सब कुछ इसी आदिवासी ताने बाने से बुना हुआ है। एकदम सही कहा। और इसी सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है यहाँ का बेहतरीन लिंगानुपात। हाँ, 997 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये न सिर्फ राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर है, बल्कि राज्य में भी दूसरे स्थान पर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की आदिवासी सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? हाँ, ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा। मुंडा समाज जैसी कई आदिवासी संस्कृतियों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भूमिका बहुत मजबूत होती है। वे परिवार के फैसलों में बराबर की भागीदार होती हैं। यह लिंगानुपात उसी सामाजिक सच्चाई का एक प्रतिबिंब है। ये वाकई एक अहम बात है। अब साक्षरता की बात करें तो यहाँ की कुल साक्षरता दर 63.86% है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ा अंतर दिखता है। हाँ, 74.08% पुरुष और 53.69% महिलाएं। ये एक चुनौती है। हालांकि कुल साक्षरता दर बहुत कम नहीं है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता में सुधार की काफी गुंजाइश है। ये दिखाता है कि शैक्षिक अवसरों तक महिलाओं की पहुंच अभी भी एक मुद्दा है।
यहाँ के धार्मिक और भाषाई संरचना भी बहुत अनूठी है। स्रोतों के अनुसार सबसे बड़ा धार्मिक समूह अन्य धर्म का है, जो कि 45% से ज्यादा है। ये क्या दर्शाता है? ये अन्य धर्म मुख्य रूप से सरना धर्म है, जो आदिवासियों का प्रकृति पूजक धर्म है। अच्छा। धर्मों की मौजूदगी के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं का पालन करती है। इसके बाद हिंदू 26% और ईसाई 25% आते हैं। और भाषा, जाहिर है मुंडारी सबसे ज्यादा बोली जाती होगी। हाँ, लगभग 62% लोग मुंडारी बोलते हैं, जो इस क्षेत्र की आत्मा है। इसके बाद सादरी, जो एक संपर्क भाषा है, और हिंदी का स्थान आता है। अब जरा यहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे पर नजर डालते हैं। प्रशासन के लिहाज से खूंटी बहुत बड़ा जिला नहीं है। नहीं, इसमें एक ही अनुमंडल है, खूंटी सदर, और 6 प्रखंड हैं। खूंटी, रनिया, कर्रा, तोरपा, मुरहू और अड़की। अड़की का नाम आपने कहा था कि याद रखना चाहिए। जी हाँ, आगे इसका जिक्र फिर आएगा। ठीक है। राजनीतिक रूप से खूंटी लोकसभा सीट हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिल्कुल, और यहाँ के नतीजे अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरते हैं, जैसे 2024 के चुनाव में हुआ। हाँ, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हरा दिया। एक बड़े उलटफेर में ये दिखाता है कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं। और विधानसभा सीटों का क्या हाल है? जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, खूंटी और तोरपा, और 2024 के चुनावों में दोनों ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। अच्छा, दोनों पर जेएमएम? जी। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमने सुना कि यहाँ बड़े उद्योग नहीं है, तो यहाँ के लोगों की आजीविका किस पर निर्भर है? यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और वनोपज हैं। धान, मक्का और उड़द यहाँ की मुख्य फसलें हैं। लेकिन जो चीज खूंटी को आर्थिक नक्शे पर एक खास जगह दिलाती है, वो है लाह का उत्पादन। हाँ, एक जिला एक उत्पाद योजना में भी खूंटी को लाह के लिए ही चुना गया है। बिल्कुल, यह भारत के सबसे बड़े लाह उत्पादक केंद्रों में से एक है। यहाँ की कुस्मी और रंगीनी किस्म की लाह की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हजारों परिवारों के लिए ये आय का एक प्रमुख स्रोत होगा। निश्चित रूप से। इसके अलावा इमली जैसे दूसरे वनोपज भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खनिजों के मामले में क्या स्थिति है? क्या यहाँ कोई बड़ी खदानें हैं? बड़े पैमाने पर खनन नहीं होता, चूना पत्थर और मिट्टी मिलती है। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है। क्या? अड़की प्रखंड के जोजोबेरा गांव में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। सोना? जी, और वहां G4 स्तर के सर्वे को मंजूरी दी गई है। अगर यहां सोना मिलता है तो ये इस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये तो सच में एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब संस्कृति की बात करते हैं। खूंटी की संस्कृति तो इसके पर्व त्योहारों में बसती होगी। सरहुल का यहाँ क्या महत्व है? सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आदिवासियों की जीवन दृष्टि का उत्सव है। यह प्रकृति को धन्यवाद देने का पर्व है, जब साल के पेड़ों पर नए फूल आते हैं। और करम, माघे, सोहराई? हाँ, करम भाई बहन के प्रेम का, माघे पूर्वजों की पूजा का, और सोहराई पशुओं के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ये त्योहार दिखाते हैं कि यहाँ का समाज प्रकृति, परिवार और पूर्वजों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। यहाँ के मेले और मुंडा जत्रा की परंपरा भी काफी अनोखी लगती है। ये जत्रा क्या होता है? जत्रा एक तरह का पारंपरिक मेला, या कह सकते हैं कि एक ओपन थिएटर है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, नाचते गाते हैं और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, ये सामुदायिक मेलजोल का एक बड़ा अवसर होता है। जी हाँ, तोरपा का गुरमा मेला और आमरेश्वर धाम का शिवरात्रि मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटन की बात करें तो खूंटी में ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों तरह की जगहों का खजाना है। ऐतिहासिक स्थलों में सबसे प्रमुख कौन से हैं? जाहिर है, सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का नाम आता है। ये एक तीर्थस्थल की तरह है। और फिर डुम्बारी बुरु, जहां उलगुलान के शहीदों की याद में एक विशाल स्मारक स्तंभ बनाया गया है। ये जगह खूंटी की विद्रोही चेतना को जिंदा रखती हैं। बिल्कुल। और धार्मिक स्थलों में आमरेश्वर धाम का जिक्र आता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। यहाँ एक खुला शिवलिंग है, जो इसे और भी अनूठा बनाता है। मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। और प्रकृति प्रेमियों के लिए? उनके लिए कालामाटी में बिरसा मृग विहार है, जहां हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। और सरवाड़ा का GL चर्च भी है, अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना। अब कुछ हाल की घटनाओं पर आते हैं।
खूंटी हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कई वजहों से चर्चा में रहा है, जैसे पीएम जनमन योजना की शुरुआत। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं खूंटी से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की। देश के एक बड़ी योजना के लिए खूंटी को चुनना इसके प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है। निश्चित रूप से। और एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि खूंटी का न्यायालय देश का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला न्यायालय है। बिल्कुल, ये परंपरा और आधुनिकता के संगम को दिखाता है। एक तरफ हम उलगुलान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोलर पावर से चलता कोर्ट। यहाँ झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का एक कैंपस भी स्थापित हो रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में एक और आंदोलन ने खूंटी को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था, पत्थरगड़ी आंदोलन। हाँ, पत्थरगड़ी दरअसल एक प्राचीन आदिवासी परंपरा है जिसमें गांव की सीमा तय करने या किसी खास घटना की याद में पत्थर गाड़े जाते हैं। तो फिर ये आंदोलन कैसे बना? हाल के वर्षों में कुछ कार्यकर्ताओं ने इन पत्थरों पर संविधान के अनुच्छेद, विशेष रूप से पैसा एक्ट के प्रावधानों को उकेरना शुरू कर दिया, जो आदिवासी ग्राम सभाओं को स्वायत्तता देते हैं। तो ये एक तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करने का एक तरीका था। हाँ, ये पारंपरिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों को जाहिर करने का एक आंदोलन था। हालांकि इस पर काफी विवाद भी हुआ और टकराव की स्थिति भी बनी, लेकिन इसने एक बार फिर खूंटी को आदिवासी अधिकारों की बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। अंत में खूंटी की उन महान हस्तियों को याद करना जरूरी है जिन्होंने जिले को पहचान दी। भगवान बिरसा मुंडा तो हैं ही, उनके अलावा मरांग गोमके यानी महान नेता जयपाल सिंह मुंडा, वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, संविधान सभा के सदस्य भी थे। जी, और ऑक्सफोर्ड के छात्र भी। उन्होंने संविधान सभा में आदिवासियों के हक की जोरदार वकालत की। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा भी इसी मिट्टी की देन है। और खेल की दुनिया में निक्की प्रधान का नाम भी आता है। हाँ, निक्की प्रधान ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ये दिखाता है कि खूंटी की प्रतिभा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। तो ये थी खूंटी की कहानी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, विद्रोह, प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ये जिला अपनी आदिवासी पहचान को न सिर्फ सहेजे हुए है, बल्कि उस पर गर्व भी करता है। इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर यह साफ हो जाता है कि खूंटी सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये संघर्ष, स्वाभिमान और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की एक जीती जागती मिसाल है। और शायद यही आज हमारे लिए सोचने वाली बात है। खूंटी का इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र का स्थानीय संघर्ष राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों को आकार दे सकता है। आज जब विकास और परंपरा के बीच की बहस हर जगह तेज हो रही है, खूंटी के उलगुलान का सबक हमें क्या सिखाता है?